नमस्कार। हेलो डॉक्टर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम सब लोग जो भी क्रिया करते हैं, चाहे सोते हैं, चाहे जागते हैं, चाहे चलते हैं या बैठते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ कल्पना करते हैं, कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, सब फैसला दिमाग के हवाले से होता है। मस्तिष्क, अगर हमारा हाथ चल रहा है तो, मैं इस वक्त आपसे कुछ बोल रहा हूं तो, आपसे मुखातिब हूं तो, सब कुछ यहाँ से गवर्न होता है। हम सबके मस्तिष्क में डायरेक्शन देने की, सोचने की, योजनाएं बनाने की, कल्पना करने की अद्भुत क्षमता है और मस्तिष्क ही हमारी ज़िंदगी की वो आधारशिला है जिससे हम आगे के जीवन के सारे अध्याय लिखते हैं, अपने जीवन की कहानी लिखते हैं। इस मस्तिष्क में बहुत सारे रोग पनप लेते हैं, बहुत सारे इनका इलाज हो जाता है, बहुत सारे इनका इलाज संभव नहीं है, बहुत सारे इनका साइकेट्रिक इलाज करते हैं, बहुत सारे इनका सर्जन इलाज करते हैं, अलग अलग तरह के। इनमें से एक प्रमुख रोग है ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेन ट्यूमर लाइलाज है। पहले तो बहुत ही ऐसा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे सर्जरी ने उसका इलाज भी संभव किया। फिर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी ने ऐसे इलाज संभव किया कि बहुत छोटे से चीरे से, नाक के जरिए भी हम इलाज कर सकते हैं ब्रेन ट्यूमर का। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मस्तिष्क की सर्जरी के डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बी.एस. शर्मा। डॉक्टर बी.एस. शर्मा, आपका स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। डॉक्टर बी.एस. शर्मा एम्स दिल्ली में भी मस्तिष्क की सर्जरी के विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है और सर्जरी की आधुनिक से आधुनिक विधाएं, आधुनिक से आधुनिक टेलीस्कोप, जिनके जरिए छोटे से चीरे से बड़ा ऑपरेशन करने में आपकी महारत हासिल है। डॉक्टर साहब, ये मस्तिष्क के ऐसे बहुत सारे रोग हैं, लेकिन ट्यूमर की खास तौर पर बात आज हम करना चाहेंगे कि ये ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर इन जनरल बॉडी में किसी भी जगह, ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जो हमारी बॉडी जो विभिन्न प्रकार के सेलों से बनी होती है, गांठ बन जाना, गांठ बन जाना जी। और वो अनवांटेड होते हैं, जी हाँ। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, उसको ट्यूमर कहते हैं। तो इसी तरह का ट्यूमर ब्रेन में भी बन जाता है, उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अब ब्रेन में ये ब्रेन के सबस्टेंस से भी हो सकता है, ब्रेन की कवरिंग से भी हो सकता है, ब्रेन की नाड़ियों से भी हो सकता है। ये इन जगहों से ट्यूमर और ब्रेन के किसी भी हिस्से में हो जाता है या कोई पर्टिकुलर हिस्सा जहाँ पर? किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कुछ हिस्सों में ये कॉमन होता है, बाकी हो किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये जो यहाँ ग्लैंड होती है, यहाँ पर भी एक, या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ का ट्यूमर बड़ा कॉमन है। हाँ जी। और उसका इलाज दवाइयों से भी होता है और ज़्यादातर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है जी। और ये ऑपरेशन नाक के थ्रू, इसमें चीरा भी नहीं लगाना पड़ता है जी जी। नाक के थ्रू एंडोस्कोप से ये ट्यूमर को निकाल, अंदर जाके कट कर लेते हैं शायद और निकाल लेते हैं। हाँ, अंदर निकाल देते हैं। जी जी जी। हाँ, ये टेलीस्कोपिक से और से मेरे ख्याल से गन से आप या एंडोस्कोपी से करते हैं जी। और एक तरह का ट्यूमर होता है जिसको प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं जी। वो पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है। उसमें दवाई से इलाज संभव है, लेकिन वो दवाई ता जिंदगी लेनी पड़ती है। जब भी उस दवाई को बंद करेंगे तो वो ट्यूमर वापस ग्रो करने लगेगा। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो ट्यूमर होता है ये कैंसरस भी होता है कभी कभी, या? पिट्यूटरी के ये अक्सर कैंसरस नहीं होते हैं जी, पर दूसरे कहीं मस्तिष्क में हो तो कैंसरस? हाँ, दूसरे मस्तिष्क में ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी ट्यूमर होता है जो ब्रेन में ही अराइज होता है जी, और एक सेकेंडरी होता है जो बॉडी में किसी भी जगह कैंसर हो तो वो ब्रेन में फैल जाए, फैलते फैलते पहुंच जाता है ऊपर तक। हाँ, फैलते फैलते कंटिन्यूएशन में नहीं, बट ब्लड के थ्रू। हाँ, ब्लड के थ्रू ब्रेन में आ जाता है, तो वो कैंसरस होता है। वो तो कैंसर होता ही है, कैंसर की वजह से होता है ना। जो कैंसर होता है वो ही फैल सकता है शरीर के दूसरे। जी जी। और वैसा जो कैंसर जो नॉन कैंसरस होता है वो नहीं फैलता है, वो अपनी जगह पे रहता है। बढ़ता वो वहाँ के आसपास के एरिया को दबाता रहे,
तो उसके दबाने की वजह से जो कुछ परेशानी हो सकती है वो मरीज को होती है, लेकिन वो ऐसे फैलता नहीं है दूर जाके। कैसे पता लगे कि आपको ये हो गया, ट्यूमर हो गया दिमाग में? क्या इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे? हाँ, इसके कई लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, और वो 2-3 चीज़ों पे अक्सर डिपेंड करते हैं। एक तो वो ब्रेन के किस हिस्से में है, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हर हिस्से का अलग अलग काम है जी। तो जिस हिस्से में ट्यूमर होता है उसी हिस्से का काम इफेक्ट होता है। तो एक तो निर्भर करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है, और दूसरा वो मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। तो बेनाइन से मेरा मतलब वही कि जो एक ही जगह रहता है, नॉन कैंसरस, और मैलिग्नेंट से मतलब होता है कैंसरस। तो कैंसरस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, पैदा होता है, और वो जल्दी ही बढ़ता है, और वो आसपास के एरिया को जल्दी इन्वॉल्व कर लेता है जी। जबकि बेनाइन जो होता है वो धीरे धीरे उन एरियाज को दबाव करता है, उसकी वजह से सिम्टम्स करता है। तो ये जो ट्यूमर होता है डॉक्टर साहब, इसकी वजह से कई बार मैंने सुना कि किसी का हाथ रह जाता है, हाँ, किसी के पैर रह जाते हैं, हाँ, ऐसी जगह ट्यूमर होता है जहाँ से हाथ पैर की आपकी एक्टिविटी गवर्न हो रही होती है, तो वहाँ दबाव डाल के वो उन संवेदनशील नसों को या जो मैसेज देने वाली जो होती हैं उनको, कोशिकाओं को, उनको दबा देता है, तो वो किसी को पैरालाइज हो जाता है जी, किसी को कुछ और हो जाता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो मेनली 2 हेमिस्फीयर होते हैं इसके, राइट और लेफ्ट जी। तो जो राइट हैंड हमारा है वो लेफ्ट साइड से गवर्न होता है, और लेफ्ट हैंड राइट साइड से गवर्न होता है जी। और लेफ्ट साइड में ही स्पीच एरिया होता है। अक्सर लोगों में लेफ्ट साइड में स्पीच एरिया यानी जो बोलने की शक्ति होती है वो होती है। तो जिस किसी भी मरीज में ये ट्यूमर अगर इस एरिया में हो जाए, लेफ्ट साइड में हो जाए, ये एरिया जो ब्रेन का एरिया जो स्पीच का या हाथ पैरों के फंक्शन को गवर्न करता है जी, और वो अक्सर ये बीच में पैराइटल रीजन में होता है, फ्रंटल रीजन में होता है, वहाँ ट्यूमर होने से जब ये उस ब्रेन को, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको अगर दबाता है और अगर मैलिग्नेंट है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर ये हेमीपेरेसिस जिसको हम कहते हैं कि हाथ पैरों में ताकत कम हो जाना और स्पीच इफेक्ट होना, ये उन पेशेंट, जबान लड़खड़ाने लग जाती है, जबान लड़खा या जबान की आउटपुट कम हो जाता है बोलने। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो ट्यूमर है, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर बताया कि उस नाक से हो जाएगा, बाकी ट्यूमर के लिए क्या पूरा ब्रेन खोलना पड़ेगा या कोई और इलाज का तरीका भी है दूसरा? हाँ, नहीं, पूरा नहीं। आजकल तो इस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो जिस जगह ट्यूमर होता है वही हम ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन टेबल पे इमेज गाइडेंस होती है, नेविगेशन, जैसे एरोप्लेन चलता है, उसको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, वो नेविगेशन के थ्रू पता चलता है। तो इसी तरह ब्रेन के जिस हिस्से में ट्यूमर है, हमें कहाँ से जाना है, तो ये हम नेविगेशन से देख लेते हैं कि इसके लिए ये रास्ता ठीक रहेगा, और उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि भाई कोई भी इम्पोर्टेंट एरिया इसमें हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सर्जन को भी और पेशेंट को भी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है, और न्यूरो नेविगेशन या इमेज गाइडेंस के डायरेक्शन से हम वो एक छोटा चीरा लगा के और फिर उसमें माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप यूज़ करके उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। जी जी। ये ट्यूमर एक बार निकाल लिया दोबारा भी एकर हो जाता है क्या? हाँ, कुछ तरह के होते हैं, जैसे जो मैलिग्नेंट या जो ग्लायोमा जो कॉमन ट्यूमर होता है, वो अगर पूरा ना निकले तो रिकरेंस हो सकता है, लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जैसे मेनिंजियोमा वगैरह, वो अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो वो रिकर हो सकता है, लेकिन वो बहुत साल लगते हैं, और उसके लिए हम हर साल MRI कर करके देखते रहते हैं कि भाई अगर ये ट्यूमर कभी बढ़ रहा है तो उसको और भी उसके सर्जरी के अलावा भी इलाज होते हैं, या फिर सर्जरी से उसको पूरा निकाल देते हैं। कोई रेज से भी इलाज करते हैं, किरणों से भी? हाँ, एक गामा नाइफ होता है जो जिसमें ये रेडिएशन हैं जो एक फोकल पॉइंट पे, वो बहुत सारी डायरेक्शनों से वो रेज एक ही जगह पे पड़ती हैं, तो वो ट्यूमर या ट्यूमर बेड पे वो रेज डाल दी जाती हैं, जिससे वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है या उसको श्रिंक कर देता है। जी जी। तो ये जो है इसके इंडिकेशंस, या तो बिना सर्जरी के भी कुछ पेशेंट्स में ये गामा नाइफ दिया जा सकता है,
तो वो ट्यूमर इसके इलाज के लिए 3 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए और आसपास कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। कोई संवेदनशील दिमाग का हिस्सा हो जो इफेक्ट हो जाए, हाँ, ऐसा नहीं जैसे होना हम अभी पिट्यूटरी ट्यूमर की बात कर रहे थे जी। उसका ट्यूमर चाहे छोटा भी हो तब भी उसमें ये देना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो विजन की जो नाड़ियाँ, ऑप्टिक नर्व जिनको हम कहते हैं, ऑप्टिक कियाज्मा, वो सब उसी के पास होते हैं। तो इसलिए प्राइमरीली उससे इलाज नहीं करते हैं। गामा नाइफ से या तो वो बहुत छोटा होता है तभी करते हैं और ये देखते हैं कि वो ऑप्टिक नर्व्स को दबाए हुए तो नहीं है या ऑप्टिक नर्व उसके एकदम क्लोज तो नहीं है, और या फिर जब वो छोटा रह जाता है ऑपरेशन के बाद में तब उसका इलाज करते हैं। ट्यूमर से आंखों की रोशनी भी जा सकती है इलाज ना हो तो? हाँ बिल्कुल, पिट्यूटरी ट्यूमर से तो आंखों की रोशनी ही ज़्यादा इफेक्ट होती है। जब वो ट्यूमर बढ़ता है वो कियाज्मा को या ऑप्टिक नर्व्स को दबाता है। और बाकी ट्यूमर्स भी, अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने से पेपिलिडीमा हो जाता है, यानी इन नाड़ियों की आँख से जहाँ ये जुड़ी होती हैं वहाँ की स्वेलिंग हो जाती है और फिर ये सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, जिससे भी विजन बिल्कुल जा सकती है। जा सकता है बिल्कुल, जुबान भी लड़खड़ा सकती है ट्यूमर से। हाँ, आँख की रोशनी भी जा सकती है। और क्या इफेक्ट हो सकता है ट्यूमर का? हाँ, और जैसे एक बताया कि एक कमजोरी होती है और हाथ पैरों की कमजोरी, और दूसरा होता है कि ये अगेन जैसा मैंने बताया कि किस जगह पे ट्यूमर है। अगर हमारे क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, अगर ये ट्यूमर इन क्रेनियल नर्व्स को दबाए तो भी ये डेफिसिट्स हो जाते हैं पेशेंट में। जैसे एक कान से सुनना बंद हो जाएगा, तो एक एक्यूस्टिक न्यूरोमा नाम का ट्यूमर होता है जो 8th नर्व से निकलता है, तो उस नर्व के दबाव की वजह से एक कान में सुनना बिल्कुल ख़त्म हो सकता है धीरे धीरे। इसी तरह और भी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जैसे 9th 10th होती हैं, उससे हम गिटकने का या निगलने की प्रक्रिया होती है, वो इन नर्व्स से कंट्रोल होती है। तो अगर इन नर्व्स को कोई ट्यूमर दबाता है या इन नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें निगलने में मुश्किल होती है। तो वो जो खाना या पीने का जो पदार्थ है वो सीधा खाने की नली में ना जाकर सांस नली में जाता है और धसके के साथ बाहर निकल जाता है, और वो बंद नहीं होता है हमारा जो पैलेट होता है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में खांसी हमेशा रहती है और ज़रा भी कुछ लेने से वो बाहर खांसी शुरू हो जाती है और निगलने में दिक्कत होती है। देखिए आपका गला बिल्कुल दुरुस्त है, जुबान दुरुस्त है, सब दुरुस्त है, फिर भी आप कुछ खा रहे हैं और निगल नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि यहाँ दिमाग में आपके जो नर्व है। डॉक्टर साहब, और क्या क्या सिम्टम होते हैं दिमाग के ट्यूमर के? हाँ, दिमाग के ट्यूमर के एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है सिर दर्द जी। लेकिन हर छोटे मोटे या हर आम सिर दर्द को ब्रेन ट्यूमर नहीं समझ लेना चाहिए जी। जो सिर दर्द ट्यूमर की वजह से होता है वो अक्सर सामने वाले हिस्से में होता है और सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, और इसके साथ वोमिटिंग होती हैं, और जब वोमिटिंग हो जाती है उसके बाद मरीज़ को राहत महसूस होती है। और ये सिर दर्द यूजुअली रात को जगा देता है, और जो आम सिर दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं उनसे भी आराम नहीं होता है। तो अगर इस तरह का सिर दर्द करीब 2-3 हफ्ते किसी को हो तो उसको अवश्य डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए और अपना CT स्कैन या MRI इसको एक्सक्लूड करने के लिए कराना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण होता है जो कि मिर्गी के दौरों का सिम्टम होना। तो इसमें ब्रेन ट्यूमर जो हमारा ब्रेन की जो कॉर्टेक्स होती है उसको अगर उत्तेजित करता है तो मिर्गी का दौरा पड़ता है। और अगर किसी भी इंसान को 30-35 साल के ऊपर पहली बार ज़िंदगी में अगर दौरा पड़ा हो तो वो यूजुअली ये सजेस्ट करता है कि अंदर ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को भी MRI या ब्रेन अवश्य कराना चाहिए। और भी सिम्टम्स में जैसे कोई पर्सनैलिटी चेंज हो, किसी में रिसेंट चेंज है, मेमोरी में कोई चेंज है, या चलने में लड़खड़ा रहे हैं, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो ये सब भी सिम्टम्स हैं वो ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये दिमाग में अगर ट्यूमर है तो सर के आगे के हिस्से में दर्द हो, उल्टी हो और दर्द निवारक दवा से दूर ना हो, सर दर्द की दवाओं से दूर ना हो जी जी, तो मानना चाहिए कि ट्यूमर हो सकता है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए, CT MRI जो भी होना चाहिए जी वो होना चाहिए। और जो आपने सिम्टम्स बताए, तो डॉक्टर साहब जब पता लग जाए तो सबसे पहले
दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, या कि सीधे ही सर्जरी के लिए बोला जाता है क्या? हाँ नहीं, अगर पता लग जाता है तो सिम्टम्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे ये सिर दर्द, उल्टी जो हैं, ये सिम्टम इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिर में हमारे पूरी हड्डी से कवर होता है ब्रेन। तो अब अगर इसमें ट्यूमर होगा और वो पैदा होगा और वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। अब वो जगह ब्रेन के एक्सपेंस पे ही होगी, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर बढ़ने से ये तकलीफ़ होती है। तो ऐसे पेशेंट को जब सिम्टम्स होते हैं तो पहले इस प्रेशर को कम करने की दवाई दी जाती हैं, जिससे कि हम इनको डिकंजेस्टेंट्स कहते हैं, ताकि उससे उनका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम हो, वो दवाई दी जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है दौरे को रोकने वाली गोली। चाहे पेशेंट में दौरा ना भी हो, लेकिन इस तरह के पेशेंट में जिसमें ऊपर की तरफ सेरिब्रम के एरिया में अगर ट्यूमर है तो दौरा कभी भी पड़ सकता है, और ऐसे पेशेंट में दौरा पड़ना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए दौरे को रोकने वाली दवा भी हम मरीजों को अक्सर शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस पेशेंट का आगे सर्जरी होती है, उसमें भी उससे पहले दौरे की दवा मिलने से सर्जरी में और ऑपरेशन के बाद में दौरा नहीं होने की स्थिति हो जाती है। इससे ट्यूमर से बीपी और शुगर जैसी बीमारियों का कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, फ़र्क वैसे डायरेक्ट तो इनसे नहीं पड़ता है, लेकिन ये अगर किसी पेशेंट में हो तो उनको पहले इन सबको कंट्रोल करके ही फिर सर्जरी कर पाएंगे आप, उसके पहले सर्जरी नहीं कर सकते। खासतौर पे शुगर होती है तो शायद सर्जरी नहीं होती, उसको कंट्रोल करके। जी जी। डॉक्टर साहब, ये ट्यूमर होता क्यों है, क्या वजह है? क्या कोई खान पान है, या कोई सांस है, प्रदूषण है, क्या क्या वजह है? हाँ, इसका अभी एक डेफिनेट रीजन तो कोई भी नहीं अभी पता चला है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। जैसे ये रेडिएशन होता है, ये जो बिजली का सेक लगते हैं, जैसे ये देखा गया है अक्सर कि किसी ट्यूमर की वजह से शरीर में बिजली का सेक लगा, या एक ट्यूमर के लिए ब्रेन में सेक लगा तो उसमें दूसरी तरह का ट्यूमर पैदा हो जाए। तो ये एक कारण है जो पता लगा है, लेकिन ये कितनों में होता है ये कहना बहुत मुश्किल है, और यूजुअली कम ही पेशेंट्स में होता है जिनमें ये रेडिएशन लगता है। ये मोबाइल कोई जिम्मेदार है क्या ट्यूमर के लिए? एक मोबाइल का भी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं नहीं फ़र्क होता है, कुछ कहती हैं होता है। तो इन सब के हम उसमें ना जाके डिस्कशन में, एक ये चीज़ बड़ी एडविजेबल है कि जब भी आप फ़ोन यूज़ करें वो कम से कम आपके कान से, शरीर से 3 सेंटीमीटर दूर रहे, उसको एकदम सटा के लगा के ना बात करें। बहुत सारे लोग तो कान से चिपका के ही बात करते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जब आप रात में सोएं, हाँ, बहुत सारे सराहने रख के सोते हैं, तो आपसे 1 मीटर दूर, जी जी, फ़ोन हमेशा 1 मीटर दूर रखिए, क्योंकि इसकी जो रेडिएशन वेव्स होती हैं उनको ही इनक्रिमिनेट किया जाता है कि ये हो सकता है ट्यूमर का कारण होती हूँ। कई स्टडीज अब ऐसी आने लगी हैं जिनमें ये देखा है कि इनसे ट्यूमर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो रेडिएशन के टावर लगते हैं, कि मोबाइल के टावर, हाँ, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी इस तरह की पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स नहीं हैं। लेकिन जब हम ये पता लगा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से हो सकते हैं, तो उन टावरों में तो बहुत ज़्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जी, तो वो एक कारण हो सकता है। हो सकते हैं, मतलब अवॉइड करना चाहिए कि आप, हाँ, अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल की टावर उसके नीचे सो, बिल्कुल, या उसके नीचे रहो, नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल को 1 मीटर दूर रख के सोना चाहिए, सर के पास तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये एहतियात के तौर पर, ये सावधानी रखने में कोई नुकसान नहीं है। और 3 सेंटीमीटर दूर रख के सुनना चाहिए जी, 3 सेंटीमीटर दूर। और कोई कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करने से, या कुछ और कोई? नहीं, उसका अभी कोई एविडेंस नहीं है। एक ये जेनेटिक होता है जी, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कुछ हमें शुरू में पता लग जाता है कि इस मरीज में ये चीज़ हो सकती है, तो इसमें ये होने से ट्यूमर्स हो सकते हैं। जैसे एक वॉन हिप्पन लिंडॉस डिजीज होती है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होती है, तो ये जेनेटिक भी ये पास हो सकती हैं, इन द सेंस कि अगर किसी फैमिली में किसी को ट्यूमर हुआ हो तो उस फैमिली के लोगों को और के कंपैरिजन में ट्यूमर होने की रेट ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, ये ट्यूमर जो ब्रेन में होता है, ये रीढ़ की हड्डी में भी चला जाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड में? हाँ, तो स्पाइनल कॉर्ड इससे जुड़ी हुई है दिमाग से। हाँ, ये जा सकता है। इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से ब्रेन से कम्युनिकेट करती है। तो ट्यूमर ऊपर होकर के ये नीचे भी जा सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और नीचे जा सकता है।
तो वो उसका इलाज भी आप ही करेंगे? हाँ, उसका इलाज भी हम ही दिमाग की करते सर्जरी हैं। वाले लोग ही रीढ़ की हड्डी का इलाज करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का हम ही करते हैं। जी जी, ऑपरेशन करना होगा तो आप ही ट्यूमर निकालेंगे। जी जी, दिमाग में ट्यूमर हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में हो, हाँ जी, काम आप ही को करना है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक और मैं सवाल आखिरी करना चाहता हूँ आपसे जी जी, कि ये ट्यूमर जो होते हैं, मान लो इलाज भी हो गया या इलाज नहीं भी हुआ, इससे आदमी की और औरत की प्रोडक्टिव प्रोसेस में कोई फर्क पड़ता है क्या? बच्चा पैदा करने की क्षमता में कोई फर्क पड़ता है क्या, औरत की और आदमी की, दोनों की? नहीं, इससे अनलेस के ये पिट्यूटरी ग्लैंड में या इसके आसपास हो जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड को दबा रखा है या उसको डिस्ट्रॉय किया है, अदरवाइज इससे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास हो और उसको दबा रखा हो। पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सारे सेक्सुअल फंक्शंस भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है, तो उससे हो सकता है बच्चा पैदा नहीं। ये एक्चुअली जो ये प्रोलैक्टिनोमा होता है, इसमें पहला सिम्टम ही औरतों में ये होता है कि मंथली नहीं आ रहा है, एमनोरिया है, और आंचर से मिल्क निकलता रहता है बिना प्रेगनेंसी के भी, अपने आप निकलता रहता है। अच्छा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट बताया आपने। एमनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम कहते हैं, और वो प्रोलैक्टिनोमा की वजह से होता है, जिसका दवाई से इलाज संभव है। जी जी। तो और इसी तरह मेल्स में जो अगर पिट्यूटरी ट्यूमर होता है तो उसमें लॉस ऑफ लिबिडो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, यानी शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। नहीं, जिसमें उसका सेक्स करने की क्षमता और इच्छा कम हो जाती है। अच्छा, जी लॉस जी ऑफ लिबिडो। हाँ, बहुत सारे लोगों में जो एक कहते हैं नपुंसकता आ गई, पहले नहीं थी लेकिन बाद में आ गई, तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास ट्यूमर हो और वो ट्यूमर ने ग्लैंड के उस हिस्से को दबा रखा हो जो आपके भीतर ये इच्छा पैदा करती है, क्षमता पैदा करती है। तो ये सारे प्रभाव भी थे, सिम्टम्स भी थे, इलाज भी थे। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा ट्यूमर है जिसका इलाज नहीं हो सकता, लाइलाज है, कोई है क्या? नहीं, किसी पर्टिकुलर जगह तो नहीं कहेंगे। हाँ, एक कोई बहुत ब्रेन के एकदम सेंटर में ट्यूमर हो, जिसको कपाल कहते हैं, नहीं, एकदम जो डीप सीटेड ब्रेन में सेंटर में ट्यूमर हो और वो मैलिग्नेंट हो, तो और वहां तक आप पहुंच नहीं सकते हो। हाँ, नहीं, पहुंच तो हर जगह सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर वो इतना मैलिग्नेंट है कि उसको हम निकालें और वो 1-2 महीने बाद फिर हो जाए वापस, तो हाँ, क्योंकि मैलिग्नेंट में तो कैंसर वाले में तो ये होती ही बात कि अगर पूरा साफ नहीं हुआ तो वापस से एकर करता है, वापस दोबारा हो जाता है। तो लाइलाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है जी। आजकल लाइलाज कोई भी चीज़, कोई भी ट्यूमर नहीं है, हर ब्रेन के हर हिस्से में पहुंचा जा सकता है। हो सकता है वो पूरा ना निकले, लेकिन जितना भी निकले उसके बाद और एडजंक्ट थेरेपी होती हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, उनसे देके कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि अगर बहुत मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो ज़्यादा दिन कंट्रोल नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर आ जाएगा, बट इलाज तो हो ही सकता है। हाँ, पर वहाँ तो आप रेज से भी नहीं करा सकते, गामा रेज से भी, क्योंकि वो फिर दिमाग को इफेक्ट करेंगी। हाँ, नहीं, गामा रेज खाली उसके लिए होती हैं कि वो छोटा ट्यूमर हो, पिन पॉइंटेड जहाँ काम कर सकें आप, है ना जी। उसकी जगह फिर रेडियोथेरेपी होती है, और जो ट्यूमर होते हैं उनमें रेडियोथेरेपी से होता है जी। तो आज हमने बात की डॉक्टर BS शर्मा से, जो न्यूरो सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जयपुर में, और एम्स दिल्ली में भी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं। बहुत सारी बातें ट्यूमर को लेकर हमने की, क्या ट्यूमर के सिम्टम्स हैं, क्यों हो जाता है ट्यूमर, कौन से ट्यूमर का कैसे इलाज होता है, कौन से ट्यूमर की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं बॉडी में, और कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों तरह के ट्यूमर्स की वजह से क्या क्या हमारे शरीर को इफेक्ट हो सकता है, और क्या हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में भी जा सकता है कैंसर। इन समस्त बातों से मैं समझता हूँ आज हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी लाभ हुआ होगा, और भविष्य में आप जब भी ये सिम्टम्स देखें, सर का दर्द और दूसरी जो बातें, उल्टी साथ में, और दूसरे जो भी सिम्टम्स बताए गए, या महिलाओं में बिना प्रेगनेंसी के दूध आना, बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहब ने कही है, इन सब बातों पे नज़र रखें। अगर ऐसी कोई हैपनिंग है हमारी लाइफ में, हमको इमीडिएटली किसी न किसी न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए, और जो भी जांच होती है वो करानी चाहिए, ताकि हम टाइमली उस कि कैंसरस होने का, नॉन कैंसरस होने का पता लगा सकें, और नॉन कैंसरस है तो उस तरह से इलाज कराएं, कैंसर है तो उस तरह से इलाज कराएं। डॉक्टर BS शर्मा हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी, और निश्चित तौर पर हमारे जीवन से जुड़ी, हमारी लाइफ से जुड़ी जानकारी, मस्तिष्क से जुड़ी जानकारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।